नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे संसद में विपक्ष के नॉनस्टॉप हंगामे की। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है। संसद में गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कोशिश भी लगातार की जा रही है। मोदी सरकार और राहुल गांधी के बीच बातचीत शुरू हुई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात चल रही है। माना जा रहा है कि संसद में जारी डेडलॉक को खत्म करने का सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब तक ज्यादातर ऐसी मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से खड़गे, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई आते थे, लेकिन अब सीधे राहुल गांधी से बात की जा रही है। इससे पहले आज संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस पार्टी छात्रों पर हुए एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग कर रही है। उधर हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब संसद में जारी डेडलॉक को खत्म करने के लिए सरकार राहुल गांधी से बातचीत कर रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी से बातचीत की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बातचीत से, क्या इस मुलाकात से कोई हल निकल पाता है और संसद में जारी गतिरोध खत्म हो पाता है या नहीं हो पाता है। आपको जानकारी दे दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात को लेकर नारेबाजी या हंगामा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन के अंदर आना होगा, जवाब देना होगा, बताना होगा कि बच्चों पर बैलेट गन का अगर इस्तेमाल हुआ तो किसके आदेश पर यह इस्तेमाल हुआ है। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। विजयलक्ष्मी, क्या आपको जानकारी मिल रही है इस बैठक के बारे में? ये क्या डेडलॉक को खत्म करने के लिए है चर्चा? बिल्कुल प्राची, लगातार दूसरे हफ्ते देखें तो स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। कुछ बिल पास जरूर हुए हैं, वो बिल जो है वो दिन में पास हुए हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिल सरकार लाना चाहती है संसद के पटल पर, लिहाजा दोनों ही पक्षों के बीच में सहमति बने कुछ मुद्दों को लेकर। इस पर किरण रिजिजू के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है और सरकार की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि रीच आउट किया जाए ऑपोजिशन को और किसी तरह से एक सहमति, एक कंसेंसस बना करके जो है आगे की राह जो है वो तलाशी जाए। मॉनसून सेशन का फर्स्ट वीक जो था वो पूरी तरह से वॉश आउट रहा। हालांकि कुछ बिल पास जरूर हुए, लेकिन हंगामे और शोर शराबे के बीच बिलों पर ढंग से बहस भी नहीं हो पाई, चर्चा भी नहीं हो पाई। जितना टाइम अलॉट किया गया था उससे बहुत कम समय में ये बिल पास कर दिए गए, क्योंकि विपक्ष अपनी मांगों पर सदन के भीतर अड़ा हुआ था। विपक्ष की 2 ही मांगे हैं, चंदा सदन में चर्चा हो, सदन में आए, और 20 जुलाई जो छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है उसका जवाब संसद के पटल पर आकर दें। ये 2 विपक्ष की मांगे हैं और आज इसी को लेकर के गांधी स्टैचू पर विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया और अब डेडलॉक तोड़ने की कोशिश, स्टेलमेट को तोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। रीच आउट किया जा रहा है और नेता विपक्ष के साथ, जैसा आपने पहले बताया, बहुत कम होता है कि राहुल गांधी नेताओं की बातचीत हो, उनके साथ प्रियंका गांधी या गौरव गोगोई, ये ठीक है विजयलक्ष्मी। और अगर सरकार रीच आउट कर रही है, सरकार अगर बातचीत का रास्ता खोल रही है, तो क्या विपक्ष भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ बातों पर अपनी सहमति जताएगा और ये डेडलॉक खत्म होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। इस बीच संसद भवन परिसर में कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला उसमें राहुल गांधी के साथ साथ वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थी। प्रियंका गांधी ने छात्रों पर हुए एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। साथ ही कहा कि छात्रों पर जो बैलेट गन चले हैं उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी ही होगी। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर अटैक किया और कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, संसद में चर्चा होगी तभी हल निकल पाएगा। खड़गे ने कहा कि इतने दिन हो गए, अंदर आना नहीं चाहते, हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे,
डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? कल राज्यसभा में भी रेजिग्नेशन काफी गहमा और इस बीच राहुल गांधी और किरण रिजिजू की मुलाकात पर बड़ी खबर आपको दे देते हैं। राहुल गांधी ने इस मुलाकात के दौरान भी अपनी इसी मांग को दोहराया है और कहा है कि गृह मंत्री बयान दें। विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि अमित शाह को सदन में आकर बयान देना होगा, जवाब देना होगा। और अब जब बातचीत का रास्ता सरकार ने खोला है डेडलॉक को खत्म करने के लिए, तो राहुल गांधी ने यही कहा है कि गृह मंत्री बयान दें। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस मुलाकात के बारे में क्या जानकारी आपको मिल रही है? राहुल तो अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है, जब तक गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे डेडलॉक खत्म नहीं करेगा क्या विपक्ष? चलिए देवेंद्र से फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो किरण रिजिजू और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच में मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात में राहुल गांधी ने कहा है कि गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें। रिजिजू ने सदन चलाने में राहुल गांधी से सहयोग मांगा है। अब देखिए सरकार रीच आउट कर रही है। अभी तक ये आरोप सरकार पर लगते रहते हैं कि सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनती है, सरकार विपक्ष से बातचीत नहीं करती है, सहमति बनाने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन अब सरकार सहमति बनाने की भी कोशिश कर रही है, बातचीत का रास्ता भी लगातार सरकार खोल रही है और सरकार अब नेता विपक्ष राहुल गांधी से बातचीत कर रही है। ये मुलाकात चल रही है जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद हैं और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद हैं। राहुल गांधी से चर्चा इस मसले को लेकर की जा रही है कि विपक्ष अपना हंगामा खत्म करे और जो महत्वपूर्ण बिल सदन के अंदर लाने हैं वो सरकार लाए ताकि उन पर चर्चा हो पाए। जबकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अपनी उसी मांग पर डटे हुए हैं जो मांग वो सदन के अंदर भी उठा रहे हैं और सदन के बाहर भी उठा रहे हैं। दरअसल पूरा विपक्ष ये चाहता है कि 20 जुलाई को जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ या दिल्ली की सड़कों पर हुआ उस पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि किसी की जिम्मेदारी तो सरकार को तय करनी ही होगी। ये तो बताना ही होगा कि पैलेट गन किसके आदेश पर चली है, ये बताना ही होगा कि टीयर गैस का इस्तेमाल किसके आदेश पर हुआ है, ये बताना ही होगा कि बच्चों पर लाठीचार्ज किसके कहने पर हुआ है। इसी मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है, इसलिए लगातार नारेबाजी हो रही है। हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष सदन के अंदर जवाब चाहता है। सदन के अंदर विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक ये गतिरोध ऐसे ही जारी रहेगा। विपक्ष का मूड तो कम से कम ऐसा ही नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद बात बनेगी या बात और आगे चली जाएगी। इस बीच राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने भी अटैक किया है और क्या कहा है कि ज्ञान मत बांटे राहुल गांधी, छात्रों के बीच गुडविल जीरो है राहुल गांधी की, राहुल जैसा एलओपी कहीं ना। ये देहात की कहानी है। अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र इनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा कि उससे कुछ शिक्षा लीजिए, आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल जीरो था। आप ज्ञान मत बांटिए। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज भी संसद भवन परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर प्रोटेस्ट किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब तक सरकार चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं कराती है तब तक संसद नहीं चलेगी। अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरेगी और सरकार को इस पर जवाब देना जुड़ा मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो
क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करिए कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। अब जो दिल्ली में हो रहा है वो तो आप लगातार देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और यहां भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा है। विधानसभा में आज फिर विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया है। सपा के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। स्पीकर सतीश महाना ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील की। कल विधानसभा में हुए बवाल को लेकर नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और स्पीकर में बहस भी हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों सब लोग पैसे इसमें दान के चोर कहाँ मिलेंगे, चोर कहाँ मिलेंगे, पंकज भैया चोर कहाँ मिलेंगे, चोर कहाँ मिलेंगे। परंतु कल सदन में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। यह निराशाजनक है। यदि सदन का आचरण उच्च स्तरीय योग्यता के पश्चात भी अपेक्षित स्तर का नहीं होगा तो आने वाले समय में कदाचित विधायिका निरर्थक हो जाएगी। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है, एवं प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में मैं इस विधायिका ने जो हमको दिया है उसका हम कुछ ऋण वापस कर सके। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं एवं जब तक सदन के माननीय सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता। आपने 311 पर प्रश्न उठाया है तो मेरी पूरी बात कहाँ हुई थी, उससे पहले आप वेल में आ गए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विषय यह है कि मैंने आपसे पूछा कैसे आता है, उतनी देर में तो सब आ गए। नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि 311 का मतलब है जब कोई गंभीर मामला हो तो सारे सदन को रोककर उस पर चर्चा कराने का प्राविधान। उतनी देर में आप वेल में आ गए। सुन ले, हमारा भी मेरी व्यवस्था कहाँ हुई, हमारा भी सुनिए। मैंने व्यवस्था कहाँ दी उसमें, इस नियमावली में है, लेकिन उसमें एक शब्द डाल दिया गया है कि अध्यक्ष की सहमति से। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारा अधिकार था बोलने का, नियमावली में 311 देने का क्या उचित है? अगर उसका मतलब नहीं तो आप निकाल दीजिए। उसके ऊपर मैंने कोई व्यवस्था दी? तो आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, सहमति से यही कहा जाता था सारे कार्यों को रोककर आज चर्चा करा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चर्चा होती, बात खत्म हो जाता, लेकिन आप भी अपने जिद पर अड़ गए। मेरी बात सुनिए ना। नहीं नेता प्रतिपक्ष नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं विनम्रता के साथ आपसे, आप हर मामले में वरिष्ठ हो। क्या उसके ऊपर कोई व्यवस्था आई कि व्यवस्था आने के पहले आप वेल में आ गए? बताइए, उस पर कोई व्यवस्था मैंने दी कि नहीं? सुनूंगा। मैंने आपसे पूछा कि कैसे, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पूछा कि कैसे आता है ये बताइए, उतनी देर में आप वेल में आ गए। आपने ये कहा कि 311 को हम 156 में परिवर्तित कर दे रहे हैं। हाँ। ऐसा हमने भी बहुत मामलों में किया है। हाँ, आपने किया, जो आपने किया वही तो मैं कर रहा था। आपसे सीख कर ही मैं करता हूं यहाँ पर। लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला तब नहीं था। ये देश के सामने बड़ा भारी। तो मैंने आपको बोला ना, आप चलो सुन रहा हूँ। मैंने आपको कहा आप चलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने 10 बार बोला कि आप चलिए, आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। सरकार उसको जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने 10 बार कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष कि आप सुनिए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।
अब सदन के अंदर जो तीखी बहस हो रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। इस बीच सपा विधायक जो हैं वो विधानसभा परिसर में ठीक वैसे ही जैसे संसद परिसर में दान पत्र लेकर बैठते हैं ऐसे ही बैठे हुए हैं और चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ विधायक आ रहे हैं, दान पात्र है उसमें चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। सरकार का कहना है कि आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, वो चर्चा को देखिए चर्चा क्या कर रहे हैं, चर्चा तो हम बराबर करते हैं विधानसभा में। कौन सा उसका रिजल्ट निकलता है बता दें, कोई विकास का काम किए हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो केवल ये बड़ा मुद्दा है, इसको छिपाने के लिए ये लोग तरह तरह की बात करते हैं। दान पत्र में जो चोरी है, चोरी करके ये सब लोग आरएसएस के लोगों ने उठा लेने का काम किया है, लूटने का काम किया है। ये इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? इस पर क्यों नहीं बोलते ये लोग नहीं बोलेंगे। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज तक हम लड़ते रहेंगे। आज क्या होगा आज सदन में क्या होगा? आज सदन में जो होगा देखा जाएगा। बता कि यहाँ जो है हम लड़ रहे हैं, पीडीए के देखिए ये है, पीडीए के लोगों को भी ये परेशान करने का, शिक्षा को वंचित कर रहे हैं। पीडीए के जैसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे कोई गरीब का बेटा हो अब बेटी, उनको पढ़ने से वंचित कर रहे हैं। ये मामूली बात है। शिक्षक 26,000 प्राथमिक विद्यालय को तोड़ दिया गया और लाखों शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया गया। ये क्या करेंगे? शिक्षा को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। अब देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर चलकर राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ब्राह्मण कार्ड भी लगातार चल रहे हैं। लखनऊ में सपा मुख्यालय में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अखिलेश यादव मौजूद हैं। वो इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सपा अपने कोर पीडीए फॉर्मूले के साथ साथ अब सवर्णों विशेषकर ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत कर रही है। इस कड़ी में अखिलेश यादव आज ब्राह्मण सम्मेलन में हैं। इससे पहले उन्होंने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि भी दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि अपने पीडीए के साथ साथ एमवाई समीकरण के साथ साथ कुछ और जाति के वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल जाए और इसमें सबसे ज्यादा जो नजर है वो ब्राह्मण वोट बैंक पर अखिलेश यादव की है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। रुचि, एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व दिख रहा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये जानते हैं जब तक हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे सत्ता का रास्ता नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों पर नजर। कितना कामयाब होंगे अखिलेश यादव अपनी इस रणनीति में? बिल्कुल, देखिए अभी पिछले दिनों हमने सुना कि अखिलेश यादव पीडीए में ए का मतलब अगड़ा भी बता रहे थे, तो यानी उनकी नज़र अगड़ों पर भी है। और जिस तरह से जो अपर कास्ट है, पिछले दिनों जो यूजीसी का मामला हुआ या बाकी जिससे बीजेपी से नाराज़ हुए, तो अखिलेश यादव को लगा कि एक मौका है, अगर कुछ ब्राह्मण भी उनके साथ आ जाएं तो उनको चुनाव जीतने में कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि चुनाव में एक एक वोट, एक एक सीट मायने रखती है। तो अखिलेश की कोशिश यही है कि जो नाराज़ ब्राह्मण हैं वो उनकी तरफ आए, उनको वोट करें। और अखिलेश की एक उम्मीद ये भी है, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश को ये उम्मीद है कि अगर कांग्रेस उनके साथ आ जाती है तो कांग्रेस के साथ ब्राह्मण जुड़ जाएंगे, तो अगर वो पहले से काम करेंगे तो उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम यूपी में देखेंगे, पिछले बहुत साल जब बीजेपी यहाँ बिल्कुल ताकत नहीं थी, तब भी ब्राह्मण ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही रहते थे। तो अब वो ब्राह्मण छिटक के अखिलेश यादव के पास जाएंगे, ये देखना। ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और मुझे याद है 2022 में भी इसी तरीके के सम्मेलन अखिलेश यादव करते थे और ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उठाते थे, लेकिन कोई असर ब्राह्मणों पर नहीं पड़ा था और बीजेपी को ही ब्राह्मणों का वोट मिला था। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि। और अब बात रांची की करेंगे, जहां छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट पर बैठे छात्रों से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। वीडियो कॉल पर वांगचुक ने 4 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो से बात की। इसके बाद देवेंद्र महतो ने पानी पिया। देवेंद्र महतो ने कहा कि वांगचुक ने उनसे पानी और नमक लेने को कहा, और वांगचुक के आग्रह पर महतो ने अनशन के चौथे दिन पानी पिया। हालांकि देवेंद्र महतो ने अपना अनशन जारी रखा है, उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है। मोटिवेशनल पूरे ऑल इंडिया और पूरे दुनिया के स्टूडेंट के मोटिवेशनल सोनम वांगचुक सर का वीडियो कॉल में बात हुई। सोनम वांगचुक सर
हम लोग का आंदोलन को समर्थन करते हुए मनोबल बढ़ाए हैं और इतना मनोबल बढ़ाए हैं कि अब सरकार को हम लोग हर हाल में पीछे झुकाएंगे। और पिछले 4 दिनों से जल और अन्न दोनों को हम त्याग किए थे और मेरा स्थिति काफ़ी खराब थी। उन्होंने बहुत ही आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि जल और नमक आप लीजिए और आपके साथ हम लोग हमेशा सब कोई हैं और निश्चित तौर पर आप लोग का आंदोलन सफल होगा। हम सोनम वांगचुक पहले बहुत कोई ऐसे रिक्वेस्ट किए थे जल और नमक लेने का, तो हमने सबको मना किया था, लेकिन सोनम सर को एक शर्त के साथ हमने जल स्वीकार किया है। और वहीं झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को सीजेपी का भी सपोर्ट मिल गया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि छात्रों की सभी डिमांड का हम समर्थन करते हैं, जरूरत पड़ने पर हम झारखंड जाएंगे। दीपके ने कहा प्रोटेस्टर्स से हमारी फोन पर बातचीत हुई है, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल शामिल होंगी। हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहां पर है और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे जरूर। और हमारी उनसे फोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। ये तय हो चुका है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदलेगा। अभी तक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और सरकारें कठपुतली होती थीं, पर्दे के पीछे से इन्हें फौज चलाती थी, लेकिन अब जनरल मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला जकड़ लेने में की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। मुनीर क्या करने वाला है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज शरीफ का टाइम खत्म, मुनीर बनेगा पाकिस्तान का बादशाह। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। पीओके से लेकर बलोचिस्तान तक, पाकिस्तानी पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान में जोर की टिक टिक शुरू हो गई है। मार्शल लॉ की टिक टिक, ऐसा मार्शल लॉ जिसमें शहबाज, नवाज, जरदारी, बिलावल सारे गर्त में चले जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह होगा और वो होगा जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान में जो होने वाला है उसका टीजर चंद रोज पहले ही मोहसिन नकवी ने जारी किया है। वही मोहसिन नकवी जो भारत की एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गया था, वही मोहसिन नकवी पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। उसी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तबाह हो चुका है। एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, वो शख्स जो 20-20 घंटे जाके पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूंगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। अब सोचिए कि पाकिस्तान का गृह मंत्री अपने देश के सियासी सिस्टम को, अपनी ही सरकार को सरेआम जूते मार रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खामोश हैं। पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहसिन नकवी के इस बयान का बहुत गहरा मतलब है।
इसीलिए जब नकवी पाकिस्तान के तबाह हो जाने का ऐलान कर रहा था तब भी वहां मौजूद लोग तालियां पीट रहे थे। ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने, आप, क्योंकि मोहसिन नकवी आर्मी चीफ जनरल मुनीर का साला है। मुनीर की पत्नी ईरम आसिम का रिश्ते में भाई लगता है और नकवी के बयान के अगले ही दिन पाकिस्तानी फौज ने भी उसका समर्थन कर दिया। जो वजीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर एक चीज जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो, गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। देयर हैज टू बी सीरियस डिस्कशन बिकॉज ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड इफ दैट गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. पाकिस्तान में बदलाव कैसा होगा, पाकिस्तान में कैसी गुड गवर्नेंस लानी होगी, इसकी चर्चा शहबाज शरीफ की कैबिनेट मीटिंग में नहीं, ना ही पाकिस्तान के पीएमओ में हुई। ये सब कुछ डिसाइड हुआ है आईएसआई के हेडक्वार्टर में और वही पर्चा मुनीर के साले मोहसिन को थमा दिया गया। मोहसिन नकवी के बयान से ये तो तय हो चुका है कि मुनीर पाकिस्तान की नाकामी का ठीकरा शहबाज सरकार पर फोड़ेगा और इसी की आड़ में शहबाज सरकार को रास्ता दिखाने की तैयारी हो चुकी है। बिलावल भुट्टो इसी की टिक टिक बजा रहे हैं। मुनीर की तैयारी ये है कि पाकिस्तान में बस नाम के लिए चल रहे संसदीय सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए और मुनीर खुद राष्ट्रपति बनकर बैठ जाए। मुनीर की ये प्लानिंग खुद उसके साले मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान के आगे जाहिर कर दी है। मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हैं। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, कोई 5 करोड़ की देता है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों को फंड देने वाले पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप्स को मुनीर सलाह नहीं दे रहा, बल्कि सीधे ऑर्डर दे रहा है कि अब किसी पार्टी को फंड नहीं देना है, क्योंकि तख्ता पलट का वक्त आ गया है और शहबाज सरकार को हटाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब समझिए पाकिस्तान में होने वाले फौजी तख्ता पलट का पूरा खाका। शहबाज सरकार हटेगी, उसकी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाएगा। मुनीर वर्दी में ही प्रेसिडेंट बनेगा और सारी शक्तियां अपने पास रखेगा और अपने साले मोहसिन नकवी को अपना कठपुतली पीएम बनाकर रखेगा। बिलावल भुट्टो और उनके पिता आसिफ अली जरदारी को क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि रास्ता छोड़ो, नहीं तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। बिलावल का पूरा सियासी करियर जीरो होने वाला है, इसीलिए वो भन-भनाए हुए हैं। बिलावल को लग रहा है कि वो पब्लिक ओपिनियन के दम पर मुनीर का रास्ता रोक लेंगे, इसीलिए वो पीओके के फर्जी चुनाव में फौज के नाम पर खूब शोर मचा रहे हैं। गुट चोरी इलेक्शन, गुट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन। और सबसे बड़ी बात ये कि मुनीर से भिड़ने के लिए बिलावल ने अपने सियासी दुश्मन इमरान खान की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। मैं आज अपना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आज अपना हाथ तरीके इंसाफ के संजीदे सियासतदान की तरफ बढ़ा रहा हूँ। हर वो सियासी जमात जो इलेक्शन में धांधली से तंग आ चुके हैं, जो अपना फैसला
खुद करना चाहते हैं, आए मेरे हाथ में अपना हाथ थामे, इंशाल्लाह ताला हम मिलके पार्लियामेंट के थ्रू भी इस्लाहात लेकर आ सकते हैं। मुनीर की बादशाहत की तैयारी से बिलावल तो बिलबिला रहे हैं, लेकिन शरीफ कुनबा खामोश है, क्योंकि नवाज शरीफ एक बार पहले भी तख्ता पलट और देश निकाला झेल चुके हैं, इसलिए वो चुपचाप सरेंडर मोड में आ गए हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि नवाज शरीफ ने मुनीर से डील कर ली है, जिसके तहत नवाज की बेटी मरियम पाकिस्तानी पंजाब की सीएम बनी रहेंगी और पीओके में नवाज या शहबाज को कठपुतली पीएम बनाकर बिठा दिया जाएगा। मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। मतलब ये कि सारी सेटिंग हो चुकी है, बस प्लान को हकीकत में उतारना बाकी है, पर यह होगा कैसे? खबरें गर्म है कि पाकिस्तान की संसद में 28वां और 29वां संशोधन लाया जाएगा। इसी के जरिए मुनीर को राष्ट्रपति बनाकर सारी एग्जीक्यूटिव शक्तियां दे दी जाएंगी। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। कोई पार्टी समर्थन देने में ना नुकुर ना करे, इसके लिए ISI काम पर लग चुकी है। पाकिस्तान के कुल 78 सालों में अब तक 4 फौजी तानाशाह उसे रौंद चुके हैं। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। 5वां तानाशाह जनरल मुनीर बनने जा रहा है, लेकिन मुनीर इन चारों से 4 हाथ आगे निकल रहा है, जो न सिर्फ राष्ट्रपति बनेगा बल्कि पाकिस्तान के संसदीय सिस्टम पर ही पोछा लगाने को तैयार है। और अब आइए पीओके में, जिसका मुनीर की इन हसरतों से गहरा कनेक्शन है। पीओके में ये बवाल यूं ही नहीं मचा। कहा जा रहा है कि मुनीर जानबूझकर वहां कत्लेआम करवा रहा है। ताकि वो अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए इस कोहराम का इस्तेमाल कर सके। जनरल मुनीर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना, उसके बाद नई पोस्ट बनवाकर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना। इसके बाद ताउम्र किसी भी मुकदमे से इम्यूनिटी भी हासिल कर ली, लेकिन इतने पर भी मन नहीं भरा तो अब खुद को बादशाह घोषित करवाने चला है। 25 करोड़ पाकिस्तानी उसे सलाम ठोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। खबर बिहार के छपरा से है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल के नियमों को दरकिनार कर प्रिंसिपल का ड्राइवर देर रात गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचा, कमरों में घुसा और उनके साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर उन्हें मानसिक दबाव और कार्रवाई की धमकी मिलने का भी आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया है। मामले ने तूल पकड़ा तो कॉलेज प्रशासन को कर्मचारी, जो आरोपी कर्मचारी है, उसको सेवा से हटाने का फैसला लेना पड़ा। वीडियो बना रही है, हम बना रहे हैं। हाँ, आप तो बोलिए नहीं। चलो ये बंद करो कहानी, बकबक कर रही है। वो दोनों को एक्सचेंज करना तो मेरा अपने रूम में एक्सचेंज करेगी ना, दूसरे के रूम में चल जाएगी खाली करा के। देखिए, आरोपी कर्मचारी को बेशक हटा दिया गया है, उस पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं।
आपको बता दें कि छात्राओं के भारी हंगामे और प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों के घेरे में आए प्रिंसिपल के ड्राइवर और सह बिजली कर्मी नीरज कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि आधी रात को ड्राइवर और एक गार्ड गर्ल्स हॉस्टल में उनके कमरों तक पहुंच गए, बदसलूकी की और सिंगल रूम को डबल करने के नाम पर सामान बाहर निकालने का प्रयास किया गया।